हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो स्टार्ट करते हैं इसमें जो है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वो भी आपका थियोरेटिकल पार्ट। इसमें जो आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। इसके अंदर जो है 2n² का लॉ फॉलो नहीं होता है, जिससे पिछले लेक्चर में हम नाम बताया था। 2n1832 फॉलो नहीं होगा। डी ब्लॉक अपने आप में स्पेशल एलिमेंट होते हैं, जिसकी स्टडी भी क्या होती है, सेपरेट होती है। जब स्टडी सेपरेट होती है तो ये कह सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे यहाँ पे इसमें अलग होगा। और ये आपको अलग से याद करना है। जैसे आपके आते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आते हैं अभी 21 to 30। आपके एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर 10 एलिमेंट्स, ठीक है। स्कैंडियम टू जिंक एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पर 10। इसमें ध्यान रखना कि 24 और 29, एक अपना क्रोमियम एक अपना कॉपर। इसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप कितने रखेंगे, 1। 2 एलिमेंट है, क्रोमियम कॉपर। अब इसमें से हमने 10 में से आपके 2 निकाल लिए, कितने बच गए, 8। रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स जो बचे वाले होती है, रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितनी आएंगे, 2। अगर आपको इतनी जानकारी पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। तो ये ध्यान रखना 21 से 30 तक स्कैंडियम टू जिंक, इनकी स्टडी अलग होती है, जिसमें 24 क्रोमियम और 29 कॉपर, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, एंड द रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब इसका यूज करना सीखिएगा। देखिए हमने आपसे लिखा 24 इसमें CR, तो क्या लिखेंगे 2,8 बाहर पहले से बार रखेंगे, तो ये हो जाएगा 30। क्या इसका बनेगा, इसमें यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और लास्ट का होगा 4s1। आउटर मोस्ट में पहले कितना रख लिया, इसमें यहाँ पर वही 1 रख लिया। अगर आपको कॉपर करना है तो कॉपर कितना होता है 29, 2 8 बाहर पहले से बार रखा तो कितना हो गया 80। क्या मिलेगा इसमें यहाँ पर आपको भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। ये तो किसका बन गया, क्रोमियम एंड कॉपर। अब देखते हुए और एलिमेंट कौन सी होती है। मान के चलिए हमने आपसे लिया 21 होता है किसका, स्कैंडियम। कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 8 बाहर 2 रखना है तो आपका 9 हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें यहाँ पर, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 और 4s2। आपको अभी केवल 21 से 30 तक 10 एलिमेंट की ही स्टडी करनी है। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम होता है नोड, या लिखा होगा नोडल प्लेन। तो अगला जो आपको टॉपिक दिया है इसका नाम होता है नोड या नोडल प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो रीजन
जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की पॉसिबिलिटी जीरो होगी। दिस रीजन इज कॉल्ड नोड और नोडल प्लेन। कैसे इसको शो करते हैं? ये हमारे पास रहा न्यूक्लियस, इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पर हमने ये बना दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये किसका फॉर्म हो गया भाई? 1s का। अब बनाया इसमें एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये वाला किसका दिया इसमें, जैसे हमारे पास ये है आपका 1s का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया इसमें, और ये किसका फॉर्म हो गया? 2s। सेंट्रल पार्ट इसका क्या है? न्यूक्लियस है। अब देखिए इसमें कि 1s और 2s के बीच में गैप आ रहा है। इस गैप में, इसके अंदर जो इसमें गैप है, इसमें इसी को बोलते हैं नोड। मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो 1s बना दिया, एक आपका बाहर वाला 2s का बन गया। 1s 2s के बीच में क्या होता है? एक ऐसा गैप आता है कि जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। देन दिस रीजन इज कॉल्ड नोड। इसका एक देखिए फॉर्मूला होता है इसमें, नंबर ऑफ नोड इक्वल क्या होगा? n माइनस l माइनस 1। n इसमें क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l इसमें क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का मतलब क्या दिया है? n माइनस l माइनस 1। तो जो आपका n होगा वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है इसमें जो है देखिए इसमें आपको दिया प्लांक क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट इसमें आता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए थ्योरी क्या बताती है? व्हेन द मेटल इज हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर then the radiations are produced। हमने किसी मेटल को हीट किया डिफरेंट टेम्परेचर पर कह सकते हैं, तो उससे क्या होते हैं? रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं। और जो रेडिएशंस होते हैं दे आर द एनर्जी कैरियर, और जो एनर्जी कैरियर होते हैं उसी का नाम होता है फोटोन, या उसी का नाम होता है क्वांटम। तो फोटोन मीन्स रेडिएशंस, लाइट। तो होता क्या इसमें कह सकते हैं, किसी आपने मेटल को हीट करना है तो उससे रेडिएशंस इमिट होते हैं, और जो रेडिएशंस होते हैं दे आर द एनर्जी कैरियर, एंड दीज रेडिएशंस हैव ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। जो भी आपको कलर प्रोड्यूस होते हैं उनकी वेवलेंथ भी क्या होती है? डेफिनिट होती है। और जो एनर्जी कैरियर थे उस एनर्जी कैरियर का नाम होता है फोटोन, और इट इज आल्सो कॉल्ड द क्वांटम। प्लैंक ने क्या बता दिया कि जो है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बता दिया? एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसको कैसे शो करेंगे?
ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा इसमें, न्यू। ई हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, न्यू गैस में फ्रीक्वेंसी है, तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या बना, न्यू। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ई इक्वल एच यू। जो हमारे पास एच होगा इसका नाम होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट एच होता है, इसकी धारणा वैल्यू होती है इसमें, और एच की वैल्यू होती है 6.6 10⁻�34 जूल सेकेंड। तो जो प्लांक कांस्टेंट होगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एक और देखिए फॉर्मूला होता है, न्यू का फॉर्मूला होता है C/λ, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और C अपनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो इस न्यू की वैल्यू कह सकते हैं, यहाँ ऊपर रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, E इक्वल hc/λ। ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार है। दोनों फॉर्मूले किसके हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन के। पहला फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू, इसका यूज कब करना है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू hc/λ, ये आपका दूसरा फॉर्मूला किसका है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये कब यूज करना है, व्हेन द वेवलेंथ इज गिवन। दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक और देखिए फॉर्मूला आता है, अगर आपको ये निकालना हो कहीं पर नंबर ऑफ फोटोन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इससे आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन। कभी कभी एक और फॉर्मूला काम आता है कि न्यू का फॉर्मूला होता है 1/T, एंड T इज द टाइम पीरियड। तो न्यू की यूनिट क्या फॉर्म होगी इसके अकॉर्डिंग, पर सेकेंड। कभी कभी आपको दिया हो टाइम पीरियड, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला क्या है, न्यू इक्वल टू 1/T, T इज द टाइम, और न्यू की जो यूनिट फॉर्म होती है पर सेकेंड। दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब इसमें देखिए तीन आपके मॉडल हैं, थॉमसन एटम मॉडल डिलीट हो गया इस साल, रदरफोर्ड मॉडल इस साल डिलीट हो गया, दोनों की लिमिटेशंस भी नहीं है। अब एक और आता है इसमें जो है बोर एटॉमिक मॉडल। तो अगला आपको टॉपिक दिया है इसमें बोर एटॉमिक मॉडल, और यही आपको मॉडल एक ही पढ़ना है। इस साल जो मॉडल दिया है इसमें आपके सिलेबस में एक ही दिया है, उसका नाम है बोर एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कुछ पॉइंट्स माने अकॉर्डिंग टू बोर। पहला पॉइंट क्या मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेलेक्टेड ऑर्बिट। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सेलेक्टेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी ऑर्बिट। उसी का नाम होता है एनर्जी लेवल, उसी का नाम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहती है, मतलब ना तो वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ h/2π। देखिए इसमें क्या लिखते हैं, इसमें आप जो अभी एंगुलर जो होता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा फॉर विच
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ h/2π। इसको कैसे शो कर सकते हैं भाई? ये हो जाएगा अपना भाई mvr इक्वल n और h/2। ये भी एक आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट, मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी में मान ली E1। यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट होती है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसी एक्स्ट्रा सोर्स से वी सप्लाई द एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन। हमने क्या दिया, ये एक्स्ट्रा सोर्स दिया, इसको एनर्जी सप्लाई कर। जैसी इसको एनर्जी मिलती है आपस में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप करेगा और ये आ जाएगा E2, और वो कौन सी कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेट। मतलब हमारे पास क्या होता है, E2 जो होगा वो हायर स्टेट में होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन सेकंड में था, हो सकता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ में चला गया, फिफ्थ में चला गया, तो वो कौन सी होती है? हायर स्टेट होती है और उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल कितना रुकता है? 10⁻⁻⁸ सेकेंड इतना रुकेगा। आफ्टर दैट इट विल कम टू द ग्राउंड स्टेट। रुकने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा वापस कम टू द ग्राउंड स्टेट। तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? E2 - E1 इक्वल hν और डेल्टा E कितना हो गया? h। इस पॉइंट को देखो फिर रिपीट करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कहा था इसमें, आप इसमें सेकंड सेल में था इनिशियल स्टेट, और उसी होते ग्राउंड स्टेट। हमने क्या किया, किसी एक्स्ट्रा सोर्सेस को एनर्जी दी। जैसी इसको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इट विल गो टू द हायर स्टेट। और हायर स्टेट कौन सी होती है? अपने मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट, उस पर एनर्जी कितनी इसकी? E2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रखता है फॉर ए मोमेंट, बहुत टाइम शॉर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 10⁻⁻⁸ सेकेंड पर होगा। इसके बाद दिस इलेक्ट्रॉन अगेन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो इन दोनों का डिफरेंस E2 - E1, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू hν और डेल्टा E इक्वल h। These are the basic point of Bohr atomic model। अब आते हैं इसके भी डिफेक्ट क्या होते हैं। पहला डिफेक्ट होता है इट कैन नॉट शो द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये शो नहीं करता। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होते हैं उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा होता है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट एंड जीवन इफेक्ट। दो अपने इफेक्ट होते हैं, एक अपना स्टार्क इफेक्ट होता है, एक अपना जीवन इफेक्ट होता है। दोनों में से किसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है? जीवन इफेक्ट का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम होगा एंड वी आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द स्पेक्ट्रम। जैसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई किया, दिस स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ लाइंस। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज नोन एज द जीमन इफेक्ट। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम था उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, डिफरेंट लाइंस पर क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड द जीमन इफेक्ट। वही सेम प्रोसेस है, वी आर चेंजिंग द जीमन इफेक्ट बाय द स्टार्क इफेक्ट ओनली द फील्ड। पहले किसको अप्लाई किया था? मैग्नेटिक फील्ड को। अब किसको अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे आपका सेम प्रोसेस होगा, स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग होती है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो अपना चाहे जीमन इफेक्ट हो चाहे स्टार्क इफेक्ट हो, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग होती है और फील्ड के अकॉर्डिंग इसके नाम हो जाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कहलाएगा इसमें जीमन इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट।
इसके बाद देखिए अगला एक और टॉपिक आता है, और उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मतलब जैसे हमारे पास कोई मेटल की प्लेट होती है, इस पर लाइट रेज फॉल करते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट और एच वी, ठीक है। इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और इसकी यहाँ पर इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये हमारे पास मेटल प्लेट। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटो माने लाइट, इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक करंट। कोई अपनी मेटल की प्लेट होती है एंड द लाइट रेडिएशन फॉल ऑन द मेटल प्लेट। जैसे ही लाइट रेडिएशन मेटल पर फॉल करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं मेटल से। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका नाम होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन। जो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका नाम होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है भाई? जो लाइट होती है इसके अंदर फोटोन होते हैं, ये फोटोन अपनी एनर्जी किसको देते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होती है? रिमूव हो जाती है। अब देखिए इसमें दो नाम आते हैं भाई। एक तो आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल μ0। एक होता है वर्क फंक्शन, इसका सिंबल होता है W, और W का फॉर्मूला hμg। पहले दोनों ध्यान समझिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगी। तो ईच मेटल हैज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू emit the electron and this minimum frequency is called the threshold frequency। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। अगर आप किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसका सिंबल W होता है और W का फॉर्मूला क्या होगा? hν0। H इसमें प्लांक कांस्टेंट है, μ0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसके बाद जो आता है इसमें जो है, एक आपको दिया आइंस्टीन, नाम आपको दिया इसमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन ने क्या किया भाई? इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया, एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बता दिया कि न्यू इज ग्रेटर देन μg। ये इसकी कंडीशन, मतलब जो रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं इस मेटल प्लेट,
उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो लाइट रेडिएशन फॉल होती है मेटल प्लेट पर, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस केस में क्या होगा? सम एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू इमिट फ्रॉम द मेटल प्लेट एंड द रिमेनिंग एनर्जी गिव द वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ एनर्जी किसके लिए काम आती है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल की प्लेट से। जो रिमेनिंग एनर्जी होती है, दिस एनर्जी गिव द वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन, सो द इलेक्ट्रॉन हैज सम काइनेटिक एनर्जी। मान के चलिए हमने 10 जूल एनर्जी यहाँ से सप्लाई करी, कौन सी? इंसिडेंट। अब 10 जूल में से हमारे पास क्या हुई? 3 जूल तो किस में काम आ गई? इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। सप्लाई कितनी कर रहे हो? 10 जूल। 3 जूल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इमिट हो गया। अब कितनी बची? 7 जूल। दिस 7 जूल विल बी गिव द वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास 7 जूल बचेगी, ये क्या देती है? वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन, सो द इलेक्ट्रॉन हैज द सम काइनेटिक एनर्जी। तो उसको भी लिखेंगे कैसे? देखिए क्या बन जाएगा इसमें? एच न्यू इक्वल एच न्यू 0 प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। एच न्यू इंसिडेंट की लाइट, एच न्यू 0 वर्क फंक्शन एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर? एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर, और वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एच कॉमन लिया तो न्यू माइनस का न्यू 0 इक्वल काइनेटिक एनर्जी। और इसी को क्या पढ़ते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन होती है उसका नाम होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इतना देखिए पहले ध्यान से।